साहब, मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा अलग है, चूंकि काफ़ी बहस हो गई कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन जब सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चल ही रही हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या अब सरकार को मान लेना चाहिए कि चलो संसद में कम से कम बहस तो करा लें? लक्ष्मण जी, सबसे पहले मैं कुछ बातों का जवाब देना जरूरी समझता। आदरणीय त्यागी जी का हम सब के उम्र से ज्यादा बड़ा राजनीतिक अनुभव है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके राजनीतिक अनुभव में कांग्रेस के काले अध्याय भी शामिल है, जो लोकतंत्र को कुचल करके कांग्रेस ने आपातकाल लगाया। त्यागी जी उसके भी भुगत भोगी रहे और उस बात को भी वो जानते हैं कि किस तरह से पहला इलेक्शन फ्रॉड बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस ने किया था, जिसमें 72,000 वोट को इनवैलिड कर दिया और 12,000 से बाबा साहब को चुनाव हराया। इसके बाद इस देश में चुनावी धांधली में सिर्फ एक आदमी को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सजा हुई, वो कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को हुई। कांग्रेस जब करप्शन का पर्याय हो गई तो कांग्रेस देश से इतिहास हो गई। और कांग्रेस के लोगों को चिंता है कि एक एक वोट पड़ना चाहिए, बिल्कुल पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए, एक भी गलत जुटना नहीं चाहिए, लेकिन हाथ में दो लेकर के घूम रहे हैं, ये तो फ्रॉडिज्म है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जब 99 बार चुनी गई सरकारों को कांग्रेस ने बर्खास्त किया, तभी लोकतंत्र का ख्याल नहीं आया। जब दलित आपसे दरक गए, पिछड़े आपसे पिछड़ गए, आपके दमनकारी नीतियों से लूट का पर्याय जब कांग्रेस हो गई, जब इस देश के दलित पीड़ित शोषितों ने कांग्रेस को कहा कि छोड़, दूर हटो, जब लालू के लाल की पालकी ढोते ढोते कंधे छिल गए, तब आपको याद आ रहा है कि एक एक आदमी का वोट की चिंता होना चाहिए। 99 बार लोकतंत्र को लहूलुहान किया लगा करके राष्ट्रपति शासन, तब चिंता नहीं हुई। यही कारण है कि कांग्रेस का आज रहा न कोई रोवन हारा वाली स्थिति है। यही कारण है कि आज चुने हुए राज पिछड़ों पर गलत कमेंट करने के लिए उनकी सदस्यता रद्द होती है। यही कारण है कि डबल पोस्ट रखने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी को रिजाइन करना पड़ता है। पूरा लूट का इतिहास, और लोकतंत्र है कहां? कांग्रेस पार्टी और लोकतंत्र एक दूसरे के साथ हो नहीं सकते। 5 पीढ़ियों से पार्टी एक परिवार के पांव सुन लेते कोई भी कांग्रेस को भी सुन लेते हैं। लक्ष्मण जी सुन लीजिए, लक्ष्मण जी मुझे लेट मी कंप्लीट। 5 पीढ़ियों से जो पार्टी एक परिवार की पांव पोछ हो, कोई भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति कार्यकर्ता, वैसी पार्टी का राजनीतिक बनेगा ही नहीं। भारत में दुनिया के लोकतंत्र में बता दीजिए, कांग्रेस का भी सुन ही लेते हैं ना। एक परिवार इतना लंबा बोल दिया है, एक पार्टी एक परिवार पे इतना आपने लंबा बयान दे दिया, तो कम से कम उनकी बात तो रखनी बनती है ना। और मैंने लक्ष्मण जी, इसी को बोलते हैं कायरता। जब आपकी बात हो रही है प्रेजेंट में, तो आप जाते हैं इतिहास में गड्ढे खोदने। अरे गड्ढे तो जनता पार्टी का जो अराजकता था, अब इनको चुप करा लीजिए, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। बोलने के लिए कुछ है नहीं, बोलेंगे क्या? नहीं, आपको धनंजय गिरी साहब आप बोल रहे थे तो मैंने इनका फेडर डाउन कर रखा था, बोल भी नहीं रहे थे, तो उसी डेकोरम का हम लोग पालन करें, इनको बोलने दिया जाए। हाँ बोलिए। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता अगर ऐसी बदतमीजी करेंगे तो देश देख रहा है कि सरकार में बैठे लोग हैं। नमन वृक्षा जो फल से लदे हुए वृक्ष होते हैं ना, थोड़ा शालीन होना चाहिए, थोड़ा गुणवान होना चाहिए। उस शालीनता का परिचय थे, तो मैं तो इनको सभ्य आदमी समझता था, लेकिन इस तरह से उद्दंडता उच्छृंखलता करेंगे तो अच्छा मैसेज। व्यक्तिगत हमला मत करिए, जो इन्होंने लॉजिक दिया उसका नहीं है। बात यह है कि अगर मैं कहता हूं कि इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उस वक्त के विपक्षी दलों के क्या हालात थे, उनके क्या रवैये थे, उनकी करनी भी ऐसी थी कि देश को तोड़ने के लिए वो लोग खड़े थे। यानी कि आप सही मानते हैं? उसको सुनिए, आप सुनिए, बीच में नहीं बोलिएगा। सही मानते हैं? देखिए लक्ष्मण जी, कुछ पढ़ा लिखा धनंजय गिरी साहब, इनको नहीं बोलिएगा, दीपक झा साहब, आप बोलिएगा, इनकी बातों को सुन लीजिए, कागज पे लिख लीजिए, खंडन करते रहिएगा आगे चल के शो में। लक्ष्मण जी धनंजय गिरी जी, जो झा साहब बोल रहे हैं, धनंजय गिरी साहब ये जो बोल रहे हैं, जो आपत्ति इसको नोट करते रहिए, आपकी बारी आएगा तो बोलिएगा। आप बीच में बोलेगा तो फिर हमारे दर्शक तो कुछ सुन ही नहीं पाएंगे। दीपक झा साहब अपनी बात पूरी करिए। लक्ष्मण जी, लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी बोलते हैं 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, जाके आकाशवाणी भवन के सामने धरना दे दिया था उनको गेट से बाहर। अरे माननीय भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के मंत्री, 1960 में माननीय श्री सरदार पटेल जी का स्वर्गवास हो चुका था, इस धरती पे नहीं थे। आप उनको आसमान से लेके आते, स्वर्ग से उतार के ले आते, कहां से लाते हो इतना ज्ञान? दूसरी बात मैं कहूंगा, 2014 का चुनाव होता है,
2015 का चुनाव होता है बिहार में, 2019 का चुनाव होता है बिहार में, 2020 में चुनाव होता है, 2024 में लोकसभा चुनाव होता है। तो इतने सारे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाते तब जाके आपकी मृत आत्मा जाग गई कि बिहार में SIR कराना है। बात कांग्रेस पार्टी की वोटर्स की नहीं है, बात बीजेपी का। वोटर किसी का नहीं होता। वोटर के अधिकारों पे जो आप लोग कुल्हाड़ी चला रहे हो, वोटर के अधिकारों पे जो आप कुठाराघात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार, तो आप रिजाइन कर दीजिए। देश के प्रधानमंत्री को बोलिए आप असंवैधानिक तरीके से चुने गए हैं। बिहार की जनता ने आपको गलत वोट दिया है। 65 लाख उन लोगों ने आपको वोट किया है जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा चुके हैं। आप रिजाइन कर दीजिए। देश देखेगा आपकी सादगी को, आपकी उदासीनता को, आपके महानता को नोट करेंगे, याद करेंगे। आप उदाहरण तो सेट करिए, लेकिन नहीं, सत्ता में बैठने के बाद आप क्या करेंगे? बिहार की जनता को 5 किलो राशन तो देंगे आधार कार्ड से लिंक करा के। कृषि सम्मान निधि तो आप देंगे आधार कार्ड से लिंक करा के, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं देंगे जिनके पास आधार कार्ड बना हुआ है। धनंजय गिरी साहब, दोहरा चरित्र है। छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा राजन जी के पास। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चलना है। धनंजय गिरी साहब, छोटा सा जवाब रखिए, फिर राजन जी के पास जाऊंगा मैं। मुझे लक्ष्मण जी आश्चर्य हो रहा है कि जिस इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार माफी मांग रहा है, जिसको उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माफी मांगा, राहुल गांधी ने माफी मांगा, 15 बार कह चुके होंगे गलती है, उसको कह रहे। दूसरी बात आप देखिए कि 1992 में 2 बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान के पासपोर्ट से भारत आते हैं और 1994 में मोहम्मद कलामुद्दीन और मोहम्मद सादिक चुनाव जीत जाते हैं आसाम से, और 1996 में सुन लेते हैं। आप देख लीजिए झा साहब पढ़ा लिखा आप बोल रहे थे तो मैं इनको शांत कराया था, तो आप वो बोल रहे थे, आप भी शांत रहिए। एक बार बोलिए धनंजय गिरी साहब बोलिए। झा साहब नहीं बोल रहे हैं, झा साहब नहीं बोलेंगे, बोलिए अपनी बात पूरी करिए। मैं झा साहब की बात का डायरेक्टली 2 बातों का जवाब देता हूं। एक, इन्होंने कहा पीछे मत जाइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता ने कहा है कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती है वो वर्तमान ठीक नहीं कर सकती और भविष्य नहीं बना सकती। तो मैं बाबा साहब की बात मानता हूं। भाजपा का तो कोई दूसरी बात नहीं है। भाजपा का इतिहास तो है देश को 2 टुकड़े करने का। भाजपा ने और भाजपा की जो जननी है जनता पार्टी दीपक जी फिर कैसे जनसंघ की जो जननी है, कैसे कांग्रेस में 1 मिनट ऐसा करते हैं? आप लोग शांत हुए, एक 2 लोग शांत। राजन कुमार जी, मैं राजकुमार राजन जी, मैं आता हूँ आपके पास। आप 2 लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हुए, फिर मैं आता हूं। राजकुमार राजन जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जो अभी कुछ देर पहले विश्लेषण करके सज्जन जी बता भी रहे थे कि जो आपत्ति उठ रही थी या डर जताया जा रहा था कि फलाने वर्ग का वोट कट जाएगा, फलाने वर्ग का वोट हट जाएगा, तो वो सब तो कुछ हुआ नहीं। जो ताजे आंकड़े आए हैं उसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है किसी स्पेसिफिक वर्ग का वोट कट रहा है, किसी खास समुदाय का वोट कट रहा है। वो एक अलग तरीके से वोट जहाँ जहाँ डिलीशन हुआ है। तो आप लोगों की जो आपत्ति थी शुरू में, वो आपत्ति तो खत्म मानी जानी चाहिए। लक्ष्मण जी, आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं भ्रष्टाचार पर अभी हमारे जो सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं बोल रहे थे, उनको कोई अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार पर बोलने। अभी भारत सरकार के कैग के रिपोर्ट में 71,000 करोड़ का महाघोटाला। भ्रष्टाचार पे बोलेंगे? नहीं, मैं एक वाक्य बोलने दीजिए, और उसका कोई जवाब नहीं है। डबल इंजन फिर बहस होती रह जाएगी। अरे आपके मुखिया ही सजाया के मुद्दे पर जो आप बोल रहे हैं मामलों में सजाया। लक्ष्मण जी देखिए, इनको चुप कराइए। पार्टी के प्रमुख ही आपके पार्टी फिर बात नहीं हो पाएगी। थप्पा मार वो सजाया आपका है भाई। लालू यादव को लुटेरा है तो हाई कोर्ट में माना है भाई। सीबीआई अदालतों ने लालू यादव को लुटेरा घोषित कर दिया। आप चारा चोर 71,000 करोड़ पर चारा चुप है, इस बात का तो कोई शोर भी करने की जरूरत नहीं है। आप श्रीमान राजन जी, आपके पार्टी के प्रमुख जो है चारा चोर है। चारा चोर आपकी पार्टी का एक रिपोर्टिंग दीजिए। भारत सरकार के रिपोर्टिंग पर है। चारा चोर की पार्टी वाले भी अगर राजनीति चोरी पर स्वच्छता का ज्ञान देने लगे, चोरी पर ध्यान मुझे समझ नहीं आ रहा बोल कौन रहा। राजन जी आप बोल रहे हैं कि धनंजय गिरी साहब बोल रहे हैं? ऐसा कर सारे लोगों को फेडर डाउन कर दीजिए, सिर्फ राजन जी के फेडर को ऊपर रखिए, बाकी लोगों की आवाज बाद में मैं जाऊंगा। राजन जी अपनी बात खत्म करिए 1 मिनट में। देखिए लक्ष्मण जी, आप जरा सा बिहार के पृष्ठभूमि में जो हमारे मित्र राजनीतिक विश्लेषक जो बोल रहे थे, उनके आंकड़े वैज्ञानिक आंकड़े नहीं हैं। भारत सरकार के ई श्रम के पोर्टल पर
आप देखिए वेबसाइट पर है। सज्जन जी नोट करिए। 2,90,00,000 रजिस्टर्ड जो श्रमिक वर्ग है वह बिहार से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाता है। आप जरा इन आंकड़ों को समझिए। एक व्यक्ति, महिला घर पर रहती है, उसके पुरुष और बच्चे जो कमाने लायक होते हैं 18 साल से अबव एज के, वो बाहर चले जाते हैं। और जो बाहर जाते हैं बाहर के राज्यों में, क्या वह जहां मजदूरी करते हैं वह मोबाइल के वेबसाइट से या चुनाव के उन प्रक्रियाओं से वह क्या यूज टू है कि वह अपना नाम भर रहा है? बिल्कुल भी नहीं भर रहा है। वो लोग देखिए, एनडीटीवी और तमाम सर्वे कराया था, जगह जगह जाकर मजदूरों से पूछा तो उसको पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है बिहार में। दूसरी बात देखिए, बिहार की स्थिति क्या बना दिया है, कैसे वहां के पब्लिक जो है, जो वहां रहते हैं, इतने गरीब हैं। 5 करोड़ तो ऐसे व्यक्ति हैं जो जातीय जनगणना हुआ तो उसके आंकड़े में बता रहा हूं कि 40 रुपया रोज पर जिंदा रहते हैं। 4 करोड़ ऐसे हैं जो 67 रुपीज पर जिंदा रहते हैं, उससे आप जमीन का कागज मांग रहे हैं। वहां के दलित जो है अभी भी 86%, 86% ऐसे दलित है जिसके पास जमीन नहीं है, बिना जमीन का है। आप जरा सोचिए, ऐसे लोगों से आप मांग रहे हैं। दूसरी बात, एक और बात, एक और महत्वपूर्ण बात, चुनाव आयोग को क्या बूथ वाइज कितने पलायन किए, कौन मृत्यु है, कौन ट्रेस नहीं हो पा रहा है, किसका नाम डबल है, उसके आंकड़े नहीं देना चाहिए, जिसे जो प्रमुख पार्टियां हैं उसके पास यह डाटा रहता। आपने दिया ही नहीं वेबसाइट पर। तो निश्चित तौर पर सज्जन जी अपने जवाब दीजिए। सकते हैं कि चुनाव आयोग के प्रक्रियाओं में गलतियां हैं। सज्जन जी। जी देखिए, वो कहते हैं ना कि आपको तांगे को घोड़े के आगे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सवाल ये है कि जो बात कही जा रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं किनका नाम कटा, किनका नहीं कटा, डेटा नहीं है। पहली बात कि जो प्रक्रिया हुई वो कंप्लीट हुआ, उसमें अभी 1 महीने का टाइम है। दूसरी बात, इस पूरी प्रक्रिया में हर पार्टी के, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आपके हजारों बीएलएस जो हैं उन्होंने शिरकत किया है। तो आप साथ ही साथ पूरी प्रक्रिया में आपने चुनाव आयोग को बीएलए क्या अपने राज्य से बाहर को प्लान करके गया, उसके पास जाएगा क्या? सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए राजन जी को सुन लीजिए, राजन सुन लीजिए, राजन जी को सुन लीजिए, राजन जी एक मिनट सुनिए, सुनिए अपनी बात सुनिए। हाँ सज्जन जी, मेरी बात, पहली बात देखिए, इनको ये समझना होगा कि दूसरे राज्य भी जाएंगे क्या? आप बाद में समझाइएगा, पहले सुन लीजिए। पहली बात जो है कि इस पूरी प्रक्रिया में जब से आपत्ति शुरू हुई विपक्ष का, आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार को और वोटिंग कार्ड को भी मानिए, ये एक सजेशन था, ये मैंडेटरी ऑर्डर नहीं था। चुनाव आयोग ने कहा कि हम मानेंगे लेकिन केवल इन्हीं को नहीं मानेंगे। तो ये एक कानूनी मुद्दा है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, रोक नहीं लगी। आपने कहा कि ये नागरिकता तय कर रहे हैं, अरे नागरिक ही वोटर होगा, 324 के तहत अधिकार असंवैधानिक नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या आती है कि असुविधा है, वहां मैं मानता हूं कि हाँ असुविधा है। यहां पे मैं अपोजिशन का जो ये है कि भाई चुनाव के 6 महीने पहले क्यों 1 साल पहले करते, एक